All right, so hello everybody. Welcome to this channel. Let's troll the concept. वापस आइए हमारे इस चैनल पर और आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, किस तरह का, अगर कितना इंपॉर्टेंट है ये, बेसिकली अगर मान के चलते हैं कि केमिस्ट्री अगर एक पूरी हाथी है तो उसके 4 पैर हैं। 4 पैर में से एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक आइसोमेरिज्म, एक हाइड्रोकार्बन और एक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द लेग ऑफ एन एलिफेंट। इतना इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी के लिए, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए, इवन रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा कि कितनी जल्दी ये रिएक्शन होगा। बहुत सारी एप्लीकेशन हम इसके देखेंगे। ठीक है, स्लोली वी विल डिस्कस अबाउट दैट। बट सो नाउ बिफोर दैट लेट अस स्टार्ट विथ सम बेसिक इंट्रोडक्शंस। कुछ बेसिक टर्म्स और चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक ज़रूरी चीज़ कि वी नो दैट इन अ केमिकल इक्वेशन, हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या कहती हैं, एक रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट में कुछ चीज़ें होंगी, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। इसी को थोड़ा और अगर हम लोग एडवांस पर जाएं, क्योंकि अब आप लोग बड़े क्लास में आ गए हैं, ठीक है और अब वो वाला नहीं रहा 9th-10th का, तो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं सबस्ट्रेट। क्या है, सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट का रिएक्शन करने पर बनता है रिएजेंट, सॉरी सबस्ट्रेट को रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं एंड देन वी गेट आवर प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बट इसी के बीच में एक कुछ चीज़ आती है, एक बहुत ही चीज़, बट प्रोडक्ट नहीं पहले बनता है। मैं आपको बता दूं कि पहले प्रोडक्ट नहीं बनता है। रिएक्टेंट सबस्ट्रेट बेसिकली, अब ये भी बता दें कि आखिर ये होता क्या है, तो मैं बता दे रहा हूँ। सबस्ट्रेट क्या होता है कि जिस पर अटैक होने वाला है, ठीक है, वन विच इज़ बीइंग अटैक्ड। मतलब ये कोई ऐसी स्पीशी कंपाउंड होगी जिस पर कोई आएगा, आकर अटैक करेगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड स्पीशीज आएगी जो आकर इस पर अटैक करेगी। रिएजेंट क्या है, रिएजेंट है कि रिएजेंट ही है जो आकर सबस्ट्रेट पर अट्रैक्ट नहीं, अटैक करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वन विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट। इन दोनों में ये डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा, प्रोडक्ट। बट सिर्फ प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन दोनों के बीच में बनती है उसको मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से भी, विच इज़ व्हाट, विच इज़ इंटरमीडिएट। क्या बनती है, इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट कुछ अलग है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट एज कंपैरिजन टू अदर्स कुछ अलग चीज़ है। क्या अलग है इसमें, आखिर क्या खास बात है, बता देते हैं। ठीक है, रिएक्ट ये जो इंटरमीडिएट है इसके आगे बनता है, पहले भी मैं बता दूं। अब रिएक्टिव ये जो इंटरमीडिएट है यहाँ से हमारा बनेगा क्या, या तो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा। तो ये बेसिकली हमारा केमिस्ट्री है। इट्स दिस इज़ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक में या फिर ज़्यादातर केमिस्ट्री में यही चीज़ होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक में स्पेशली। अब देखिए, व्हाट आर इंटरमीडिएट्स, ये भी चीज़ है भाई। सो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बताया जाए, नीचे इसको हम कर देते हैं। ऑल राइट, सो इंटरमीडिएट्स की बात आ रही है। ठीक है, आखिर इनकी, इनमें ऐसा क्या खासियत है जो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट्स की खास बात ये है कि ये बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। इंटरमीडिएट्स आर वेरी रिएक्टिव। ये जो बनते हैं ना, फॉर्म्ड फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए बनेंगे और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। जो भी चीज़ इनको मिल जाती है ये तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं उससे। ठीक है, तो जब भी कोई सबस्ट्रेट रिएजेंट से मिक्स होते हैं तो सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाते हैं। ठीक है,
अब क्या चीज़, इंटरमीडिएट की ये बात होगी कि बहुत रिएक्टिव होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इंटरमीडिएट्स भी अलग अलग तरह से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा कि कौन कौन से हैं, बट एक रिएक्शन मैं आपको अब बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल चलिए हम बात करते हैं कि इंटरमीडिएट्स वैसे बहुत तरह के हैं, बट सिर्फ 3 ही मैं बताऊँगा क्योंकि इन सब के बारे में हम लोग एक पूरा डिटेल वीडियो भी बनाने वाले हैं, ठीक है, मैं बनाऊँगा ज़रूर। तो पहला देखिए, पहला है, मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और कोई एक एटम है ए, ठीक है, कोई एक एटम है ए, यहाँ से एनर्जी दी गई। एंड इस बात, खास बात क्या है, खास बात ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ए एटम, कोई भी ए, कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ऑलराइट। अब देखिए क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ए के पास, यानी कि यहाँ होता है बेसिकली होमोलिटिक क्लेवेज ऑफ बॉन्ड, इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लेवेज, ठीक है, होमोलिटिक क्लेवेज होगा। इसके बाद क्या होगा, होमोलिटिक क्लेवेज होने के बाद क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, एक कुछ इस प्रकार की एक स्पीशी बनेगी, बस ये देखिए इस प्रकार की हमें एक स्पीशी मिलेगी। तो ये जो हमारा कार्बन का जो ई बना है, ये मैं इसको एक रख दूँ डिब्बे में, ये जो बन रहा है ये बेसिकली हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, और इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फ्री रेडिकल, ठीक है। इसकी खास बात, ये फ्री रेडिकल है, और मैंने कहा था इंटरमीडिएट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, इंटरमीडिएट भी अलग अलग तरह के होते हैं, ये सिर्फ एक इंटरमीडिएट है, वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड। ऑर्बिट, इनकम्प्लीट ऑर्बिट, इनके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिट है, कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनकम्प्लीट ऑर्बिट हमारे पास है। हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड, सो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन, मैंने आपसे बताया था क्या एक भी पाई बॉन्ड है, नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, बेसिकली sp2, अपने लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, ठीक है। ये चीज़ हो गई। होमोलिटिक क्लेवेज है, ये आप ध्यान रखिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इक्वली इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऑलराइट, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात पर आते हैं, सेम एग्जाम्पल बट सम डिफरेंट केस, वही एग्जाम्पल, और अब मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ बी, और अब क्या मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर दैन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इसी नहीं है कार्बन, ओके, ऑलराइट, यहाँ हुआ। अब क्या करना, अब देखिए क्या होता है, थोड़ा लाइन सही से बनाए, हाँ। अब क्या होगा, अब जो होने वाला है विच इज़ व्हाट, विच इज़ हेट्रोलिटिक क्लेवेज, अब हेट्रोलिटिक क्लेवेज में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक क्लेवेज में होता है कि हमारे पास देखिए बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, बी दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता होगी, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी पर आना चाहेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से बी पर हमारे पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ कार्बन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन फिर जब बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर क्या फॉर्म होगा हमारे पास, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या फॉर्म होगा, फॉर्म होगा हमारे पास H, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ इसे इंटरमीडिएट कहते हैं, ओह सॉरी, दिस इज़ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव है। इस इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। शायद सारी चीज़ें पढ़ गए होंगे, तो मैं बहुत आराम से पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसी वजह से अगर आप स्किप करना चाहें तो नीचे टाइम लैप्स दिया, आप सीधा इंडक्टिव इफेक्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। कार्बोकैटियन, ऑलराइट, इसका कार्बोकैटायन नाम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड सेम केस है, ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑर्बिट, क्यों,
You can check how many electrons carbon is having. How many electrons carbon is having? 1 2 3 4 5 6 incomplete orbit. All right, ये चीज़ है कार्बोकैटायन। कैसे फॉर्म हुआ? हेट्रोलेटिक क्लेवेज से। अब यही केस अगर मैं देखता हूँ थोड़ा सा और मैं बताऊँ, सेम तीसरा केस। तीसरे केस में आप देखेंगे यही एग्जांपल HCH और यहाँ पर मैंने लिया कोई फॉर एग्जांपल एलिमेंट D, कोई भी एक एलिमेंट लिया मैंने D। इसकी खास बात क्या होगी? सेम यहाँ भी होगा, बस फर्क इतना है कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डी एटम से ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन नाउ? सेम चीज़ होगा यहाँ भी, हेट्रोलेटिक क्लेवेज होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बॉन्ड के टूटने पर, तब बोलते हैं होमोलिटिक क्लेवेज। लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हो जाता है तो उसको कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लेवेज। ऑलराइट, हेट्रोलिटिक क्लेवेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब देखिए क्या फॉर्म होगा एक्चुअली में, अब फॉर्म होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग, विच इज़ व्हाट, विच इज़ यहाँ H हो गया, ये H हो गया, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और क्या फॉर्म हुआ? प्लस D प्लस। ये स्पीशी काफ़ी अच्छी है, क्या उसको बोलते हैं, ये भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल्ड इट कार्बो एनॉन, एनायन, एनियन नहीं, कार्बो एनियन, आई एम सॉरी, कार्बो एनायन, ठीक है। कार्बो एनायन इसको बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है? कार्बो एनायन की खास बात क्या है? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इट इज कंप्लीट, इसके पास क्या कंप्लीट ऑर्बिट है। ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ? कंप्लीट ऑर्बिट से क्या मतलब है, sp3 से क्या मतलब है? वेल, इसका अपना एक वीडियो आएगा पूरा डिटेल में, मैं जब उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में, तब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी के लिए आपको बस इतना जानना है। अब इन सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। ये इवन अगर इन लोग कोई जाकर किसी कंपाउंड से जाकर रिएक्ट करते हैं तो उस कंपाउंड में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है, ऑलराइट। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन चीज़ पर, विच इज़ व्हाट, विच इज़ इफेक्ट्स। इतना शायद आप समझ लिए होंगे, ठीक है। इस चीज़ को मैं यही रहने देता हूँ, इंटरमीडिएट से मैं मिटा रहा हूँ अभी, मैं ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, चलिए मिटा दिए हैं, और नीचे वाला भी थोड़ा पार्ट मिटा दें, फिर हम अब बात करते हैं इफेक्ट्स। तो क्या क्या चीज़ें अब इफेक्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? ऑलराइट, इफेक्ट्स। ऑलराइट, सो इफेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है? 2 तरह के इफेक्ट होंगे, ठीक है। 2 तरह के इफेक्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स में, 2 तरह के। एक होता है परमानेंट, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, और एक होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, परमानेंट मतलब परमानेंटली, ठीक है, हमेशा के लिए। इन दोनों की खास बात क्या है? परमानेंट इफेक्ट कब होगा? ऑलवेज। ये हमेशा होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड जो भी आपके पास होगा, ठीक है, हमेशा ही होगा। कैसे होगा? ये कभी कभी हो सकता है समटाइम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन अ कंपाउंड, या फिर एक और रीज़न जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ बेसिकली रेजोनेंस, जो कि पाई बॉन्ड की वजह से होगा, ठीक है। लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सब चीज़ डिस्कस करेंगे। और टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है? ये तब होगा, दिस ऑपरेट्स when reagent is added, when reagent is added, ठीक है। ये बात हो गई। अब इनमें टाइप्स जो हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्या होगा? तो पहला टाइप क्या है? फर्स्ट वी आर गोना डिस्कस इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन।
डोंट वरी फॉर दैट, इस पर भी सब पर एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा क्या है, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट, ऑलराइट, ये इसमें आता है परमानेंट में। टेम्परेरी में क्या आएगा, जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, मेन हमारा परमानेंट ही है, बट टेम्परेरी में भी एक आता है विच इज़ व्हाट, विच इज़ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक। अब ये बात हो गई। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है क्या है, वो हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ अब, ताकि हमारा आराम से जगह मिले समझाने का। ऑल राइट, तो ये आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट, विच वी कॉल इंडक्टिव इफेक्ट। इसको समझने से पहले अब एग्जांपल्स के थ्रू मैं ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा और आप भी समझ पाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, एक क्या मैं कर रहा हूँ, दो एग्जांपल मैं लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। क्या मैं कर रहा हूँ अब, मैं ले रहा हूँ कार्बन, 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 और यहाँ लगा दिया मैंने फॉर एग्जांपल क्लोरीन, और फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ कार्बन, 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 यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ O माइनस। ठीक है, O माइनस, ये दो कंपाउंड्स में बना रहा हूँ, ठीक है, कार्बन स्पीशीज है दोनों। क्यों मैं बना रहा हूँ, क्या खास बात है, अब देखिए, आप अगर पहले वाले केस में आप देखेंगे, इस केस में जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो कार्बन से ज़्यादा है। फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है, इट इज़ मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या बेसिकली क्लोरीन करता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ये आकर्षित करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होती है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा आपके अंदर कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो क्या करेगा क्लोरीन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना चाहेगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से लेना चाहेगा तो क्लोरीन पर आ जाएगा एक माइनस का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल गए हैं, थोड़ा सा पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, और हमारे इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ हुआ। अब ध्यान से देखिए, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, चलिए मैं नाम भी दे दे रहा हूँ, कार्बन का, ताकि आसानी हो। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है। कार्बन 2 के रेस्पेक्ट में कार्बन 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये 2 वाला कार्बन जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं इसको del1 प्लस बोलता हूँ, तो इसको del2 प्लस बोल दे रहा हूँ, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली कार्बन 1 जो है, ठीक है, और कार्बन 2 जो है, ये इसके रिस्पेक्ट में, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन 1 के पास, इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या कर रहा है ये फर्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तब क्या होगा, इस पर भी थोड़ा सा del3 पॉजिटिव मान लीजिए चार्ज आ गया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिंगल डायरेक्शन में, पार्शियली चार्ज करके, एक सारे एटम्स को पार्शियली चार्ज कर दिया गया है। मतलब यहाँ से क्या देखा गया, अब आप देखेंगे, यहाँ से ये देखा गया कि जो del1 प्लस है, दैट इज ग्रेटर देन del2 प्लस, दैट इज ग्रेटर देन del3 प्लस। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स लिया जा रहा है, तो डिस्टेंस के साथ साथ ये कम हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स देने की पावर है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं, वैसे बेसिकली इन सब का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ है क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन की वजह से ही सब कुछ हुआ है। क्लोरीन की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आने लगे क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट करने लगे। तो बेसिकली इस तरह के कंपाउंड को क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन
withdrawing group. इलेक्ट्रॉन withdrawing group क्या कहेंगे ना, इन्हें कहेंगे इलेक्ट्रॉन withdrawing group। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये इसी वजह से क्रिएट हो गया। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट यही है। क्या इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ? बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का खेल है इंडक्टिव इफेक्ट में। ये एक डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, है ना। किसके पास? क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और ये डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ डेल 1 प्लस है, डेल 1 प्लस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद डेल 2 प्लस उससे कम है, फिर उससे ज़्यादा उससे कम है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इन्हें हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो करते हैं उन्हें कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट का ही पार्ट है, इसे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे। ऑलराइट, सेम केस अब मैं यहाँ देखता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी ओ के पास इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। अब ये क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन्स ओ के पास है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अब डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पर क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पर, वैसे मैं ओ अगर ना लूँ तो कन्फ्यूजन के लिए, ना अभी के लिए, तो समझाने के लिए मैं सिंपल सा एक एटम ले ले रहा हूँ बी। ठीक है, बी एटम ले रहा हूँ, और इसकी खास बात क्या रहेगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है वो बी से ज़्यादा होगी। अब क्या होगा? ये जब इलेक्ट्रॉन्स कार्बन इससे लेगा तो कार्बन के पास क्या आएगा? थोड़ा सा माइनस चार्ज आएगा, और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब देखिए कार्बन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा आ गया है क्योंकि माइनस चार्ज है। ये अपने इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पास करेगा, इस पर भी कुछ माइनस चार्ज आएगा, फिर ये इधर पास करेगा। सी पार्शियल चार्जेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पार्शियली पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, पोलराइजेशन इन द सेंस यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली एक दूसरे से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा कि डेल 1 माइनस जो है दैट इज ग्रेटर देन डेल 2 माइनस, दैट इज ग्रेटर देन डेल 3 माइनस। और इस तरह के ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो इन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, या फिर एक और इनको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। सर इनका इंडक्टिव इफेक्ट्स के क्या रिलेशन? आपने तो बता दिया, ठीक है, ये माइनस आई हो गया, ये प्लस आई, बट एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, सो मैं बता देता हूँ। ये लीजिए आपके सामने अब आता है इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिकली डेफिनेशन एंड सारी चीज़ें। इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। जैसा कि मैंने टाइप्स में बताया, इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है कि पार्शियली पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है, इसका पाई बॉन्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से कनेक्शन है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम्स, ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। ऑलराइट, अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द सेम वैलेंस शेल। भले ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल शिफ्टिंग हो, बट इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल या फिर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। हाँ, ये अगला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसका मतलब, इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा विस्तार में लिखूँ तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ? अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा। और ये जानते हैं बेसिकली 3 से 4 कार्बन के बाद, अगला पॉइंट ये है, 3 से 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो की तरफ आ जाता है। 3 से 4 कार्बन तक ये रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो पार्शियल शिफ्टिंग है 3 से 4 कार्बन तक ही रहेगा, उसके बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है। बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ऑलराइट, आइए अगला, ये आफ्टर 3-4 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट विल बी जीरो। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट के आने से उस कंपाउंड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में। फॉर एग्जांपल
डायपोल में डायपोल सॉल्युबिलिटी रेट, सॉल्युबिलिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट्स क्या होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी की स्टडी है, तो ये बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट का ही पार्ट आ गया। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ज़्यादा मेन खेल है। ऑलराइट, इतना हो गया, ये चीज़ आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो कि क्या है, जो कि हमें ये बताएगा कि ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग अगर पता करें, जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जो प्लस आई शो करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड है जो माइनस आई शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होंगे, है ना? ऐसा होगा कि नहीं? आइए देखते हैं कौन कौन से क्या होंगे। तो पहला हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ, तो मैं सबसे पहले क्या उठा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए अगर वीडियो बड़ा हो गया सो नो प्रॉब्लम, बट आपको आराम से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, सारे कंपाउंड्स प्लस आई इफेक्ट क्या शो करते हैं, दे आर व्हाट, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें सबसे पहला जो है वो है CH2 माइनस, NH2 माइनस, O माइनस। ठीक है, O माइनस। अभी मैं रीज़न भी बताऊंगा कि कौन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ऐसे आप लोग समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो पाएगा। ठीक है, एल्किल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, टर्शरी कार्बन है ये। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन। ऑलराइट, उसके बाद ये प्राइमरी, है ना? और ये तो हमारा नॉर्मल CH3। प्लस आई ज़्यादा एलिमेंट शो नहीं करते, बट इतना हमारा जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, अब आइए देखते हैं। तो पहले तीनों में CH2 माइनस का ज़्यादा होगा। ठीक है, CH2 माइनस का ज़्यादा होगा, और फिर NH2 माइनस का ज़्यादा होगा O माइनस से। तो ये पहले तीन केसेस में क्या हो रहा है बेसिकली, आप देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों क्या है, तीनों हमारे तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन है? ऑक्सीजन है ना? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या खास बात होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, मैं अब ये पार्ट मिटा रहा हूँ ताकि मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन करूँ, है ना? क्योंकि रीज़न से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन्स को जितने ज़्यादा अपने पास रखें, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखें, है ना? तो ऑक्सीजन थोड़ी चाहेगा, ऑक्सीजन जब इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो चाहेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रहे, है ना? वो डोनेट ही नहीं करना चाहेगा। इसी वजह से जो डोनेटिंग पावर है वो कार्बन का सबसे ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो कार्बन का सबसे कम, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, है ना? सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, डोनेटिंग पावर कम होगा। मतलब सबसे ज़्यादा डोनेटिंग पावर किसका होगा? कार्बन का। तो इस इन पहले तीन के केस में क्या है, इन तीनों के केस में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है। ऑलराइट, ये तीन मैंने बता दिया आपसे। अब चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, अब अगला आते हैं हम लोग वापस। ये तीन हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये इससे ज़्यादा होगा। इन दोनों का कंपैरिजन बढ़िया, इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मैं आई विल चेंज कलर बिकॉज कलर चेंज का एटलीस्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों के केस में क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ O माइनस है और यहाँ भी O माइनस है, तो दोनों में कौन ज़्यादा होगा? लिख तो दिया मैंने, यहाँ O माइनस है, ठीक है, और ये कार्बन जो है ये O माइनस है।
जस्ट मिनट, इस पार्ट को मिटा दे। हाँ, सो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एल्डिहाइड एनायन है, ठीक है, और ये है ओ माइनस। इसमें ओ माइनस का ज़्यादा है। क्यों ओ माइनस का ज़्यादा है ये ही पहले देखते हैं, ठीक है। सो इसमें बेसिकली डिस्टेंस फैक्टर है, ठीक है। क्या डिस्टेंस फैक्टर है? सबसे पहले अगर मैं इस केस की बात करूँ, सबसे पहले ये ओ माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा। सबसे पहले ये ओ माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा, है ना। जो है ओ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा। फिर कार्बन जो है वो ओ के आगे जाकर शिफ्ट करेगा। जो कार्बन है, ठीक है, ये ओ के आगे जाकर शिफ्ट करेगा। कार्बन ओ के आगे जाकर वो जो कंपाउंड जो भी उस ग्रुप से अटैच्ड होगा, जिस भी ग्रुप से अटैच्ड होगा उस ग्रुप में जाकर इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि यहाँ डिस्टेंस फैक्टर का काम है। और यहाँ डायरेक्टली ओ माइनस अपना डोनेट कर देगा, जिसको भी डोनेट करेगा डायरेक्टली डोनेट करेगा। और यहाँ डिस्टेंस फैक्टर आ रहा है, तो डिस्टेंस फैक्टर क्या कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करे। डिस्टेंस बढ़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ओ माइनस की ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। ऑलराइट, तो इसमें क्या रीज़न आएगा? इसमें रीज़न होगा डिस्टेंस फैक्टर। इसमें क्या रीज़न होगा? इसमें रीज़न हमारा आया डिस्टेंस फैक्टर। ऑलराइट, अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं। सो टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल एंड ये प्राइमरी अल्काइल, ठीक है। इसमें क्या होगा बेसिकली? सो मैं आपसे बता देता हूँ कि CH3 जो है, ठीक है, अगर अच्छे से समझाना हो थोड़ा सा और डिटेल में तो मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, ये सी है, इसके पास यहाँ सी है, इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन होगा। थोड़ा अच्छे से समझाया, इतना जल्दी नहीं समझाना है। ये समझ में आए? पता चले आप लोग को कुछ ना समझ में आ रहा हो, मैं फ्लो में पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना है। ऑल राइट, सो ब्यूटिफुली आई शुड एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स। सी कार्बन, यहाँ कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 2 और यहाँ 3। फिर यहाँ कार्बन, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। आप ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? कार्बन की। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से कार्बन को देगा, यहाँ से यहाँ देगा, यहाँ से यहाँ देगा, ठीक है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे रहे हैं इसको, यहाँ यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, ये यहाँ देगा इसको। ऑल राइट, और सिमिलरली ऐसा केस में तीसरा केस भी ऐसा है, यहाँ भी H H H, यहाँ से भी हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यानी कि ये जो बीच वाला कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? 3 3 कार्बन 3 3 CH3 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके पास, 3 3 CH3 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और यहाँ 2 CH3 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और यहाँ 1 CH3 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास। तो कौन ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की? जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेसिकली। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 3 3 मिथाइल ग्रुप्स इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और यहाँ सिर्फ 2, यहाँ सिर्फ 3। ऑलराइट, सो क्या होगा बेसिकली? मैं अब मिटा दे रहा हूँ इसको। अब मैं मिटा दे रहा हूँ और मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो इस केस में क्या होगा? इसका ज़्यादा होगा। ऑलराइट, एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी सेकेंडरी एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी, मैं कहूँ कार्बन, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन। हाँ, फिर टर्शरी, टर्शरी का सबसे ज़्यादा होगा, ये टर्शरी कार्बन है, टर्शरी अल्काइल है, ठीक है। ये बीच में जो है ये टर्शरी है, ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी है, और ये तो प्राइमरी है। और इसका सबसे कम होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एच है ना, डायरेक्टली तीनों एच इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो इसकी करंट कैपेसिटी सबसे कम होगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ कि इन सब का रेफरेंस किससे लिया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया है, ताकि कार्बन हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रेफरेंस इसलिए दिया गया है तो क्योंकि हम लोग मानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली जो है इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट 0 के करीब होता है, तो इसको स्टैंडर्ड में रखकर हम लोग बाकी सबको इससे कंपेयर करते हैं। ऑल राइट, ये बात हो गई।
अब आज के लेक्चर कितना देर हो गया, आई गेस टाइमिंग 34 मिनट्स, 35 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। तो बड़ा लेक्चर, वीडियो तो बड़ा हो गया है, कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करने को थी, तो मैं उसको अब आई गेस अगले लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ, बिकॉज एक एक चीज़ मैं चाहता हूँ आराम से आप लोग समझें, ठीक है। सो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई हैं। ऑलराइट, सो इतना मैंने पढ़ा दिया है, और अगर आप यहाँ तक देखे हैं, सो फॉर दैट आई शुड से वन थिंग, थैंक यू, एंड दिस वॉज द वीडियो, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।